13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के तहत भारत के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से देश का पहला सोलर सिटी ये बन चुका है मध्य प्रदेश का सांची। सांची की बात करें तो ये बौद्ध स्तूपों के लिए फेमस है और इन स्तूपों को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अच्छा, इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात का मोढेरा गांव। अभी दिल्ली एयरपोर्ट ये बन गया है पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। अच्छा, देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा। और अभी जानते हो किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता था? भेल ने, BHEL, भेल। अच्छा, वैसे आपने कहा कि भारत के नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है, लेकिन भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य ये 2047 का है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की? तो आंसर होगा प्रयागराज पुलिस ने। तो अभी प्रयागराज पुलिस ने सवेरा योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है प्रयागराज जोन के भीतर 7 जिलों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। अच्छा, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित एक दिन भी होता है, जैसे आप कहते हो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को होता है। एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये 15 जून को होता है। एक अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये 1 अक्टूबर को होता है। अभी आपको याद है वर्ष 2022 में देश का नंबर 1 पुलिस थाना का पुरस्कार किसे मिला था? उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का थाने को। और अभी किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। अभी FIR आपके द्वार योजना किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अभी सितंबर 2023 में किसने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जापान। तो जापान की जो स्पेस कंपनी है जिसे कहते हैं JAXA, जिसने अभी अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मतलब लूनार एक्सप्लोरेशन स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है मून स्नाइपर। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो HIIA रॉकेट से। और इस अंतरिक्ष यान में एक तो एक्सरे दूरबीन भेजा गया, जिसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाएगा। और इसी के साथ चांद की सतह पर उतारने के लिए एक छोटा लैंडर भी भेजा गया है। उस लैंडर का नाम स्लिम रखा है। स्लिम मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत तक चांद पर उतर सकता है। और अगर ये सफलतापूर्वक चांद पर उतरता है तो जापान ऐसा करने वाला यानी कि चांद पर उतरने वाला 5वां देश बन जाएगा। पहले 4 देश कौन कौन से हो चुके हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत, ये 4 देश बन चुके हैं। और भारत ने तो अभी उतारा था चंद्रयान 3, याद है आपको? वैसे चांद पे उतरने वाला तो भारत पूछोगे तो चौथा हो जाएगा, लेकिन उतरा कहाँ पे? साउथ पोल पे। तो चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश तो भारत ही है। देखो, चंद्रयान 3 से क्या क्या याद है आपको? कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा? 23 अगस्त को सफलतापूर्वक ये पहुंच गया था। और इसीलिए 23 अगस्त को याद रखना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हमने कहां से उसको लॉन्च किया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट की सहायता से? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फेट बॉय भी कहते हैं। उसमें एक लैंडर भी भेजा जिसका नाम विक्रम है, और एक रोवर भेजा जिसका नाम प्रज्ञान है। और हमारे चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? P वीर मुथवेल। और चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जिस स्थान पे उतरा उसे हमने कहा शिव शक्ति। उसी तरह से चंद्रयान 2 के केस में हमने उस पॉइंट को कहा तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 1 के केस में उस पॉइंट को हमने कहा जवाहर पॉइंट। और अगर आप में से कोई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं
कि चंद्रयान 3 हो गया, चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1, इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उस पर ऑलरेडी मैं क्विज बना चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में वो क्विज मिल जाएगी। वैसे अभी भारत का पहला सूर्य मिशन भी हमने लॉन्च कर दिया, आदित्य L1 उसको कहते हैं, और इसके ऊपर भी मैं अलग से क्विज बना करके अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। तो वो क्विज आप लगाते रहें, जैसे भी आपको समय मिले, 1 या 2 मिनट लगेंगे आपको लगाने में। बार बार क्विज लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे, रट नहीं है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरज मित्तल को। तो अभी नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और वे किनका स्थान लेंगे? वो राजा रमन का स्थान लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के भी नए सचिव बन गए हैं, उनका नाम है S कृष्णन। वैसे अभी खान मंत्रालय के नए सचिव बने थे कौन? VL कांथा राव। और अभी संसदीय कार्य मंत्रालय में भी नए सचिव बन गए, उनका नाम है उमंग नरूला। तो यहाँ पे ये 3 प्रश्न मैंने बिल्कुल नए बताए आपको। ये खान वाला तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर दिया, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा लोकेश सुजी। तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति की बात कर रहे हैं, इसमें अभी पहले भारतीय सदस्य बन गए हैं, उनका नाम है लोकेश सुजी। और इस फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2008 में, और लोकेश सुजी ये एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अभी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये ध्यान रखना पॉइंट। वैसे आप जानते हो NV रमन्ना वैसे तो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन अभी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल में भारतीय सदस्य इनको चुना गया था। और रमन सुकुमार जानते हो, IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल होने वाले भारतीय बने थे ये। और IPCC से याद आएगा, अभी इसके अध्यक्ष भी बने थे कौन? जेम्स फर्ग्यूसन, या जिम स्केया भी इन्हें कह सकते हो आप। वैसे R माधवन ये तो एक्टर हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलो पर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये किस राज्य में स्थापित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा ये दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। ये प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 28 फीट लंबी है, और इसका वजन है 20 टन। इसके मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन स्थपति। और नटराज की प्रतिमा की बात करें तो ये भगवान शंकर का ही स्वरूप है, जिसमें ब्रह्मांड का सृजन करने और विध्वंस करने की उनकी शक्ति को तांडव मुद्रा में दिखाया गया है। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रतिमाएं हैं जो न्यूज में थी, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अभी आप जानते हो पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया था। और भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? R.K. षणमुखम चेट्टी। अभी नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया किसने? डॉक्टर बिमल पटेल, ये नाम भी याद रखना। वैसे अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी ऊंचाई है 125 फीट। हुसैन सागर झील के किनारे स्थित है ये प्रतिमा, और इसके वास्तुकार राम विसुतार है। और अभी मोदी जी ने बंगलुरु में स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति का अनावरण किया था। ये किसकी प्रतिमा है? तो बंगलुरु के संस्थापक कहे जाने वाले केम्पेगौड़ा जी की। 108 फीट ऊंची है ये, और इसके भी वास्तुकार है राम विसुतार। वैसे अभी मोदी जी ने भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे कहेंगे आप विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टेच्यू ऑफ बिलीव, इसका भी उद्घाटन किया राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में। 112 मीटर ऊंची है ये। और BR अम्बेडकर जी की एक स्टेच्यू है महाराष्ट्र के लातूर में, जिसे स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। 70 फुट ऊंची है ये। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है हैदराबाद में, संत रामानुजाचार्य जी की है, 216 फीट ऊंची। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते हो सरदार पटेल जी की है ये। दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है ये, केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है। सबसे ऊंची है, मतलब हाइट कितनी है? 182 मीटर है। इसके भी वास्तुकार है राम विसुतार। तो ये कुछ प्रतिमाएं, स्टेच्यूज है, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में
53वें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान। तो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, इसका इस साल अभी 53वां संस्करण हुआ। कहाँ पे? अजरबैजान के बाकू में। अच्छा, आप मुझे ये बता दो कि अभी अजरबैजान के बाकू में एक चैंपियनशिप हुई थी, कौन सी चैंपियनशिप हुई थी? बाकी इस प्रश्न में बात करें तो भारत ने यहाँ पे 6 गोल्ड और 8 ब्रोंज मेडल जीते हैं, यानी कि टोटल 14 मेडल जीते हैं। और इस 14 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। और आप कह सकते हो ये जो चैंपियनशिप है ये 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हो गया ना, उसके लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। तो पहले स्थान पे चाइना है 15 गोल्ड के साथ और टोटल मेडल है 28। सेकंड पे यूक्रेन है और तीसरे स्थान पे कौन रहा? और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो स्थापना होती है 1907 में, हेडक्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत की प्रमुख फैशन ब्रांड है W, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अनुष्का। तो W ये भारत का प्रमुख महिला फैशन ब्रांड है जिसने अभी अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप जानते हो अभी भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर लॉन्च हुआ जिसका नाम क्या है? CSIR प्राइम ET11। वैसे अभी स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी। और BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी राहुल द्रविड़। अभी हमने कहा कि इन्फोसिस ने अभी 2 टेनिस खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, एक तो ईगा स्विटेक हैं जो पोलैंड की हैं और एक राफेल नडाल है जो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और अभी चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया था किसे? सचिन तेंदुलकर को। और सचिन से याद होगा अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था, जबकि सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया, किसने? तो आंसर होगा हरियाणा। तो 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में। और इसको जीत लिया हरियाणा की हैंडबॉल टीम ने। किसे हराया? इसने भारतीय रेलवे की टीम को हराया। और हरियाणा टीम ने 51 साल के बाद ये सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता को जीता है। और आपको याद है अभी प्रीमियर हैंडबॉल